नमस्कार, वेलकम टू एवरीवन इन नेमचंद स्टूडा क्लासेज। तो अर्धवार्षिक परीक्षा है, उसके कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन ये जो मॉडल पेपर है वो आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी इसके हिसाब से बनाया गया है, बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। तो आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो कक्षा जो 10 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं सारे प्रश्न हल नहीं करूँगा, केवल जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो ही हल करूँगा और इसमें जो रिक्त स्थान दिए हैं वो बता दूँगा। बाकी आपको खुद को हल करने हैं। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ओके, तो चलो हम शुरू करते हैं। तो मेरे पास 2-3 मॉडल पेपर हैं, तो मैं पहला मॉडल पेपर है वो आपको हल करके बता रहा हूँ। पूरा नहीं हल करूँगा, केवल कुछ ही प्रश्नों को उत्तर बताऊँगा। जो नहीं आ रहे हैं वो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो अपना जो पहला प्रश्न है वो क्या है? अपना पहला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को, यानी मैग्नीशियम रिबन, ये पहला प्रश्न है। मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन का उदाहरण या दहन उदाहरण है, या इसमें दहन का होना चाहिए, यहाँ पर का नहीं लिखा, इसमें दहन का। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन का उदाहरण है, तो इसमें दहन का उदाहरण अपचयन, उपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया है। तो इसमें अपचयन हो रहा है या उपचयन हो रहा है। तो चलो हम इसके समीकरण लिख देते हैं। समीकरण क्या है इसके, देखो, जैसे Mg है, Mg प्लस O2, ठीक है, इजिकल टू, तो इसे क्या बनेगा, MgO बनेगा। क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम संतुलित भी कर देते हैं, तो यहाँ पर ये 2Mg हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो MgO हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें ये संयोजन अभिक्रिया भी है। संयोजन तो क्यों है, क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन का उदाहरण है ना, दहन का उदाहरण। तो इसमें दहन का अभिक्रिया नहीं पूछी है, इसमें दहन का उदाहरण पूछा है। तो 2MgO2 और MgO। तो इसमें देखिए Mg है, देखो कोई भी पदार्थ होता है यदि इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है उसका तो होता है उपचयन। क्या होता है, उपचयन, ठीक है ना। क्या होता है, उपचयन होता है, ठीक है ना। और जिस पदार्थ में से ऑक्सीजन निकल रही है उसका होता है उपचयन। तो यहाँ पर देखो MgO बनता है। क्या बन रहा है, MgO बन रहा है। तो मैग्नीशियम में ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है ना, मैग्नीशियम रिबन, उसका ऑक्सीजन क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन। तो उसका सही आंसर क्या होगा, उपचयन। ओके, अगला क्वेश्चन, रक्त दाब मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसमें है स्पाइगोनोमैनोमीटर, या इसका सही नाम तो देखो स्पाइगोनोमीटर है, स्पाइगोनोमैनोमीटर। तो इसमें कंप्यूटर में से शायद ये सही नहीं छपा है अक्सर, स्पाइगोनोमैनोमीटर। ओके, अगला क्वेश्चन, अपना थर्ड क्वेश्चन, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो उसमें है एक तो दे रखा गुरुत्वानुवर्त, फिर उसके बाद दे रखा है रसायनुवर्त, जलानुवर्त और प्रकाशानुवर्त। तो जो बीजांड होता है, ठीक है ना भाई, जिस तरीके से देखो, ठीक है ना, यहाँ से
तो यहाँ से प्राग्न निकलती है, ये बीजाणु में आती है ना। तो इसका जो उदाहरण होगा वो होगा रसायनुवर्त। ओके, उसके बाद में अगला है ग्लेसल, एसिटिक अम्ल का गलनांक होता है। एसिडियम का जो गलनांक होता है एसिटिक अम्ल का वो होता है 290 केल्विन। अतिमलता का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है, ये सबको पता है, तो इसमें होगा एंटासिड। उसके बाद में है कैपिटल आर और कैपिटल वाई जीन संरचना का वाई लक्षण होगा, तो उसमें गोल पीला होगा। क्या होगा? गोल पीला। इसमें एक सारणी है वो आपको मैं बता दूंगा। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो इसमें होता है सिनेप्स। क्या होता है? सिनेप्स। तो अपने 7 क्वेश्चन हल हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6, इसमें सह संयोजक बंधों की संख्या है। सह संयोजक यानी जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने से जो जो बंध बनता है, ठीक है ना। तो यदि हम लिख लेते हैं, देखो इसमें 2 कार्बन है, ठीक है ना। कितने कार्बन है? 2। तो इसमें देखो इस तरीके से 1 2 3, 1 2 और 3, ठीक है। 1 मिनट दोबारा बताऊँ आपको मैं, 1 और 2, तो एक बंद तो ये हो गया। एथेन है, एल्केन श्रेणी है, एल्केन श्रेणी में एकल बंद आता है, तो 1 2 और 3, 1 2 और 3। मैंने आपको बताया था एल्केन श्रेणी में, इससे पहले वाले वीडियो में, कि जो एल्केन श्रेणी होती है उसमें एकल बंध होता है, और जो कार्बन परमाणु होता है वो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 4 ही बंध बनाता है। ओके, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें ये जो बंध हो गए 3, तो ये हो गए 1 2 1 2 1 2 3 और 1 2 3, 6 हो गए ना। 6 रह के 7, कितने? फिर दोबारा देख लेना, 1 2 3 बाहर वाले 1 2 3, ठीक है ना। और एक कार्बन कार्बन के मध्य बंध। इसका मतलब कितने बंध हो गए? एथेन में कितने से जो आबंध होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। उसके बाद अगला प्रश्न बना है कि चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक तार के अनुपस्थित काट के क्षेत्र पर निर्भर करता है, और उसके बाद में है चालक पदार्थ की प्रकृति पर उपयुक्त सभी, इसमें सभी होंगे। शीशा व टिन की मिश्र धातु जिसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है, सोल्डर, अमलगम, पीतल, स्टील, सोल्डर। उसके बाद में है अपना प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है 11वां, कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन से लेंस का उपयोग पसंद करेंगे। तो इसमें 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस दे रखा है, 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस दे रखा है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस दे रखा है, तो 5 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो उसका सही आंसर होगा 5 सेमी। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लेंगे तो हमें छोटे अक्षर हैं, क्योंकि ये क्या करता है? किरणों को एकत्रित करता है, तो हमें वो अक्षर बड़े दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाहक चालक पर आरोपित बल की दिशा ज्ञात करने के संबंधित नियम है, तो ये फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है। वाम यानी बाएं हाथ का नियम है। मधुमेह से पीड़ित रोग के रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, हमें सबको पता है। उसके बाद में है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज होती है। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज। इसको हम एच जेड भी लिख सकते हैं, एच से जेड। ओके, उसके बाद में अगला प्रश्न कि सूर्य से आने वाली पैरामैग्नेटिक किरणों से हमें बचाने वाले ओजोन परत के क्षरण के मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो इसमें है क्लोरोफोर। इसको हम CFC भी लिख सकते हैं, क्लोरोफ्लोरो कार्बन।
अब आगे देखो रिक्त स्थान दे रखे हैं, ये आपको मैं बता दूं, बाकी नहीं बताऊंगा, बाकी आप खुद हल करोगे। रिक्त स्थान क्या है? धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है, इस गुण को बोलते हैं ध्वनिक। क्या बोलते हैं? ध्वनिक। ध्वनिक क्या बोलते हैं? ध्वनिक। किसी लेंस की फोकस दूरी के, इसमें आएगा फोकस दूरी, लिख लेना आप। फोकस से दूरी का व्युत्क्रम होती है, ठीक है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम में होती है। अगला प्रश्न, जीवाणु एवं कवक मृत अवशेषों क्या करते हैं? उसका करते हैं अपघटन। क्या करते हैं? अपघटन। ओके। उसके बाद में कठोर जल को मृदु बनाने के लिए यौगिक का उपयोग करते हैं। कठोर जल, एक देख जल दो प्रकार होता है, एक तो होता है मृदु, मृदु यानी मीठा, कठोर यानी खारा जल होता है, ठीक है। तो इसमें जो कठोर जल होता है उसको मीठा बनाने के लिए हम क्या करते हैं? Na2CO3.10H2O 10 हैं, 10H2। तो सोडियम में कार्बोनेट, जिसको धावन सोडा बोलते हैं, धोने का सोडा, अपनी भाषा में क्या बोला इन्हें? सर्फ बोलना, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? धावने सोडा, Na2CO3 आएगा इसमें। उसके बाद में वोल्टमीटर परिपथ में हम बात कर रहे हैं वोल्टमीटर की, एक होता है एमीटर। वोल्टमीटर परिपथ में क्रम में, तो उसको लगाया जाता है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, ठीक है। किस क्रम में लगाया जाता है? मैं तो आया पहले से आया हुआ है, समांतर क्रम में लगाते हैं। और जो एमीटर होता है उसको हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। उसके बाद में है लाल रुधिर कणिका का विनाश में होता है पलीहा, पलीहा, जिसको हम तिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिल्ली। पलीहा में क्या होता है? उसका विनाश होता है। तो लाल रुधिर कणिका का ये कब्रिस्तान भी है। उसके बाद में है परितंत्र में सूर्य का प्रकाश एक घटक है। तो हमें बताइए, प्रकृति दो घटक है, एक तो होता है अजैविक, एक होता है जैविक। तो ये कौन सा घटक है? अजैविक घटक है। ये कौन सा घटक है? अजैविक, ठीक है, ओके। उसके बाद में है अगला प्रश्न है, ये आप खुद हल करोगे कि सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक सूत्र तथा आईयूपीएसी नाम लिखिए। चलो ये तो इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता देता हूँ एक तो और। सिरका, जिसको एसिडिक एसिड बोलते हैं, इसका सूत्र होता है CH3COOH। ये सिरका का सूत्र है, ठीक है। और इसका जो आईयूपीएसी नाम होता है वो क्या होता है? जो आपने पढ़ाया होगा कि मैथ एथ पर आना, इसमें ओइक समूह है ना। इसका जो क्रियात्मक समूह COOH को बोलते हैं ओइक समूह है, ओइक। तो इसमें क्या लगेगा भाई? मैथ एथ तो एथेनोइक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ये इसका क्या हो गया? आईयूपीएसी नाम हो गया एथेनोइक अम्ल, एसिड। और इसका सूत्र होता है CH3COOH। उसके बाद में अगला क्वेश्चन अपना है कि उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई का नाम बताइए। सब जानते हैं, ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है, क्यों? उसके बाद में अगला प्रश्न, प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि से होता है? वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद हल करोगे। नहीं है तो मुझे कमेंट में करके बताना, मैं बता दूंगा आपको। वीरेंद्र चूर्ण बनाने के लिए प्रयुक्त यौगिक का रासायनिक नाम लिखिए। वीरेंद्र चूर्ण, जो वीरेंद्र चूर्ण होता है ना, CaOCl2 होता है इसका सूत्र, ये तो मैं बता सकता हूँ, CaOCl2 होता है। यौगिक कौन सा आप बताओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, UNEP का पूरा नाम लिखिए। विद्युत तथा चुंबक के बीच संबंध की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे
अति लघुत्तम प्रश्न है। विद्युत तथा चुंबक के बीच संबंध की खोज किसने की थी? हो गया। अगला है लेंस का वह बिंदु जहां से गुजरने वाले प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? लेंस का वह बिंदु जहां से गुजरने वाले प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तन सीधे निकल जाती हैं, क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, ब्यूटेनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखिए। अपना अगला प्रश्न है, ब्यूटेनिक नोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखिए। चलो ये तो आपको बता देता हूँ मैं, रसायन विज्ञान का प्रश्न है। ब्यूटेनिक मैथ एथ प्रोप और ब्यूट, चार पर आता ना, तो इसका सूत्र होगा CH3 CH2 CH2 मैथ एथ प्रोप और COOH, CH3 CH2 CH2 COOH। ये है ब्यूटेनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। इसका स्क्रीनशॉट लेने आप, ठीक है। आगे चलें। अब आएंगे खंड ब में लघुत्तरात्मक प्रश्न। यौगिक अक्ष और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों में दरार को जोड़ने के लिए करते हैं। यौगिक अक्ष को पहचानिए। अब के नाम क्या है? इसका रासायनिक समीकरण लिखिए। यौगिक अक्ष और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों में दरार को जोड़ने के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताना ये मेरे को हल करके, ठीक है? नहीं अगर मैं बताऊंगा आपको। ये प्रश्न सारे लिख लेना आप, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में, और आप खुद इसके उत्तर वो खोजना। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन। एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन के उपयोग के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? इसकी थोड़ी सी मात्रा का उपयोग भी घातक हो सकता है। कैसे? एथेनॉल है, एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन के उपयोग के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? इसकी थोड़ी सी मात्रा का उपयोग भी घातक हो सकता है। एथेनॉल एल्कोहल है। इसका सूत्र भी आपको चलो मैं बता देता हूँ। एथेनॉल का मैथ एथ तो CH3, ठीक है, CH2OH। ये कौन सा अम्ल है? एथेनोइक अम्ल, ठीक है। इसको हम C2H5OH भी लिख सकते हैं, याद रखना। C2H5, अब इसमें देख कितने H हैं यहाँ तक, ये अलग है। OH समूह है, ये तो अलग है ही, ठीक है। ये O समूह, ओल समूह है, एल्कोहल, ठीक है। तो 3 तो ये, 2 ये, 5 हो गए। इसमें कार्बन कितने? 1 और 2, तो यहाँ पर 2 कार्बन है ही, ठीक है। और ये 5 हाइड्रोजन, इस सहित 6 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न, विकृत गंधिता के समझाइए। चिप्स के पैकेट में खाने की सामग्री को खराब होने के बचाने के लिए उसमें कौन सी गैस से बढ़ते हैं? विकृत गंधिता का अर्थ आपको जो पहला पार्ट है उसमें मैंने बताया था। विकृत गंध का अर्थ होता है यदि तेलीय युक्त जो खाद्य सामग्री है, वसा या तेल युक्त जो खाद्य सामग्री है, उसको लंबे समय तक हम खुला छोड़ देते हैं तो वायु के संपर्क में आने से उसमें विशेष प्रकार की स्मेल आने लग जाए, उसका स्वाद बदल जाता है, ठीक है ना, उसको स्वाद बदल जाता है। तो इसमें, और इसको रोकने इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला कॉलम एक को बी से मिलाई, एथेन। चलो ये भी आपको मैं बता देता हूँ, है ना। एथेन, एथेन को हम मिला संतरी हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद में
बेंजीन, जो बेंजीन है वो है असंतृप्त एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। उसके बाद में मेथिल अल्कोहल, विषम परमाणु युक्त हाइड्रोकार्बन। और प्रोपाइन रह गया ना, प्रोपाइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इतना बताऊंगा, बाकी आप देख लेना। अगला है मानव नेत्र का नामक चित्र बनाइए। मानव में नर जनन हार्मोन का कार्य लिखते हुए इसके कार्य को बताइए। कांच की स्लेब में जब प्रकाश की किरण वायु से प्रवेश करती है तो उसके मार्ग को दर्शाता किरण आरेख इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में है चुंबकीय क्षेत्र के वो 4 गुण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्तनधारियों तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? देखो यहाँ पर ये आपको बता दूँ, स्तनधारी वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है। और तथा पक्षी आप जानते ही हो। ऑक्सीजनित जिसमें ऑक्सीजन होती है और विऑक्सीजन जनित जिसमें CO2 की मात्रा मिली होती है, ठीक है। आगे एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश वायु से 1.5 ने अपवर्तना की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? निर्वात प्रकाश चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती। अगला प्रश्न है, चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक सुई विक्षेपित क्यों होती है? किसी धारावाहिक चालक से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे 2 तरीके सुझाए जिनमें जैव एनिमनिक पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विस्थापन एवं द्विस्थापन क्रिया में क्या अंतर है? ये मेरा बताया हुआ है, नहीं आता तो मुझे कमेंट कर। निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, ठीक है। अब इसमें संतुलित करना में, ठीक है, तो ये भी मेरा बताया हुआ है, ठीक है ना। ये लोहा है, लोहे की अभिक्रिया जल से होती है तो आयरन ऑक्साइड। उसके बाद में दूसरी है मेथेन प्लस O2 तो CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो चलो ये भी आपको मैं बता देता हूँ हल करके दोबारा एक बार, क्योंकि संतुलित करना बच्चे भूल जाते हैं। पहले हम एक में कर लेते हैं। तो इसमें क्या देखो, FeH2O Fe3O4 प्लस H2O, ठीक है। तो इसका एक नियम होता है, नियम क्या होता है कि जिस परमाणु की संख्या ज़्यादा होती है पहले हम उसको हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर H2O इधर लिख देता हूँ मैं, H2O एक तो, और एक है Fe, ठीक है। और इसमें बनता क्या है, Fe3O4 और H2 बनता, क्या बनता है, H2। तो यहाँ पर देखो, इसमें ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। कितने हैं? 4 परमाणु ऑक्सीजन के। और लोहा आयरन 3 परमाणु। तो सबसे पहले चलो हम ऑक्सीजन को ही हल कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की यहाँ पर कितने परमाणु? 4 है ना, तो इधर आप क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 4। चलो मैं थोड़ा सा इसको अलग ही लिख के बता देता हूँ आपको। यहाँ लिख देता हूँ Fe प्लस H2O, तीर का निशान क्या बनता है, Fe3O4 प्लस H2, यही तो बनता है ना। तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु 4 है ना, तो यहाँ पर हम 4 लगा देंगे। कितने? 4। तो यहाँ पर 4 लगाते ऑक्सीजन पे H2O है
जो यौगिक है पूरा इससे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लेक्स यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो 4 दूनी 8 हो गया हाइड्रोजन के, यहाँ पे कितने हो गए 8, ऑक्सीजन कितने हो गए 4, इधर कितने ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, इधर कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 8 हो गए, तो 8 हो गए तो हम हाइड्रोजन में 8 करने चाहिए। ये वाला जो पार्ट है इसको क्रिया कारक बोलते हैं, और जो तीर के निशान के बाद में यानी जो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनता है उसको क्रियाफल बोलते हैं। तो यहाँ पर 4 लगा दो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने परमाणु हो गए 4 दूनी 8 हो गए, ओके। इधर लोहे के कितने परमाणु 3 है, तो इधर 3 लगा दो, तो ये अपनी समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। उसके बाद में सेकंड अपनी समीकरण वो क्या है, मीथेन की अभिक्रिया O2 से होती है, ठीक है, तो इसे CO2 और क्या बनता है, जल बनता है। तो यहाँ पर देख लो हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन के हाइड्रोजन 4 हैं, तो यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ पर 2 लगाते ही हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए, 2 दूनी 4 हो गए, और ऑक्सीजन के कितने हो गए 2 हो गए, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन के 2 ही हैं। इधर कार्बन कितने हैं, इधर कार्बन कितने हैं 1 है, तो इधर भी 1 है कार्बन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर O2 के इधर 2 और बच गए, कि 2 तो ये 2 ये हो गए, इसका मतलब है ये हमारे समीकरण अभी तक है संतुलित हुई नहीं है। दोबारा बताता हूँ, देखो ये अपने समीकरण, इधर कार्बन के 1 ही परमाणु है, तो इधर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर हाइड्रोजन 4 हैं, तो इधर तो हम 4 कर दें, कोई बात नहीं। चलो हम क्या करते हैं, पहले जो हाइड्रोजन है ना, H2O, ठीक है, यही तो ना, तो यहाँ पर हम 4 लगा देते हैं, कितने लगाते हैं 4। चलो इसको हिट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं इसको, ठीक है ना, 12 कोशिश करते हैं क्या होता है। तो 4H2O लगा दिया मैंने, तो इसमें हमें क्या करना है, अपनी समीकरण क्या है, CH4 + O2 CO2 और क्या बनता है जल। ढंग से देखना, थोड़ी समीकरण हार्ड है। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले हाइड्रोजन यहाँ पर 4 परमाणु है, ठीक है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2 ही, ठीक है ना, तो इसको ट्रायल विधि बोलते हैं इसको। तो चलो हम हाइड्रोजन के हैं वो 4 कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 4 लगा दिया मैंने हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 4 हो गए, 4 दूनी 8 हो गया हाइड्रोजन, 4 दूनी 8, तो इधर भी 8 के लिए हम इधर 2 लगा देते हैं, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4 दूनी 8, कार्बन इधर कितने हैं 2 है। देखो ये जो जिसके लगा होता है आगे संख्या वो इसी से मल्टीप्लाई होगा, और वो इसी की परमाणु संख्या न कि कार्बन की, कार्बन के 2 ही होंगे, क्योंकि कार्बन आगे तो कोई संख्या है ही नहीं ना, ओके। तो कार्बन है उसके कितने परमाणु हैं 2 है, इधर कितने कार्बन के 1 ही है, तो इधर 2 लगा दो, ठीक है। तो कार्बन इधर 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, ये क्रियाकार के क्रियाफल तत्व परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, वही संतुलित समीकरण होती है। हाइड्रोजन इधर कितने 8 है, इधर भी 8 है। अब ऑक्सीजन देख कितने, ऑक्सीजन देखो 2 और 2 दूनी 4 हो गए ऑक्सीजन की, ठीक है, इसमें 4 तो ऑक्सीजन के ये हो गए, और 4 ये यहाँ पर हो गए, क्योंकि ये इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 8 हो गए ऑक्सीजन की, तो इधर तो
ठीक है भाई, 4 तो ये हो गए, दोबारा देख लेना, 4 तो ये हो गए, 4 ये 8 हो गए ऑक्सीजन के। तो हम ऑक्सीजन 8 के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आपको दोबारा बता दूँ, इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो हाइड्रोजन को संतुलित कर देना। ठीक है, पहले आप यहाँ पर ये 4 है ना CH4, ये यहाँ पर लगा देना, तो 4 दूनी 8 हो गए। फिर ये CH4 है, इसके पहले हम 2 लगा देंगे, 2 लगा देंगे, 2 लगाते हैं, कार्बन के 2 हो गए, तो इधर कार्बन के 2 कर देंगे, 2 लगा दें। ओके, उसके बाद में हाइड्रोजन के देख लेना, 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 दूनी 8 है ही, यहाँ पर कार्बन के 2 हैं, इधर भी 2 हैं। उसके बाद में ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के 2 दूनी 4 तो ये और 4 ये, इससे गुणा और नहीं 4 ये 8 हो गया ना, 8 ऑक्सीजन। ठीक है, ये तो हो गया क्रियाफल। अब इसमें इधर देख लो, इधर 4 दूनी 8, तो अपनी क्या समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मानव संतति का लिंग निर्धारण कैसे होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल ने मटर के कौन से लक्षण के बारे में प्रयोग किए, लक्षण को सोचे बच्चे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में है, किसी निकटदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबीन नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है, इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति व क्षमता क्या होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो इनसे ज़्यादा सरल है कि तारे क्यों टिमटिमाते जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते, कारण स्पष्ट कीजिए क्यों। इसका थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, जो तारे होते हैं उसमें क्या होता है, खुद का प्रकाश होता है, जबकि ग्रह होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो तारों की किरणें जब वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरती हैं तो उसके प्रकाश का क्या होता है, पता आपको क्या होता है, परावर्तन होता है। और परावर्तन होने से आपको पता है ये प्रकाश की किरणों का वेग कमी अधिक होता है। ठीक है, इतना मैं बताऊंगा। निम्नलिखित पादप भाग में किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है, तने के परोहर, शीर्ष, फलों व बीजों में, अथवा नहीं तने के पास और शाखाएं। ठीक है, उसके बाद में अगला लास्ट प्रश्न इसमें क्या है, खंड ब का, कि थायराइड ग्रंथि स्रावित हार्मोन का नाम बताइए, लिखिए, इसके कार्य बताते, आयोडीन तत्व की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। देखो, थायराइड जो ग्रंथि होती है उससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, और उसकी आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो होता है गलगन रोग। कौन सा होता है, गलगन रोग। खंड द, मानव वृक्काणु का चित्र बनाइए, मानव शरीर में मूत्र निर्माण की क्रिया विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखो, ये प्रश्न इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, पूरे प्रश्न वीडियो को रोक के लिख लेना। मानव वृक्क के अतिरिक्त 2 अन्य उत्सर्जक अंगों के नाम बताइए। देखो, इसमें खंड दे रखा 1 2 3, ये तीनों खंड आपको एक ही जगह लिखने हैं, अलग नहीं करने प्रश्न। अथवा में क्या है कि मानव पाचन तंत्र का नामक चित्र बनाइए। आमाशय तथा छोटी आंत में भोजन पदार्थ के पाचन को समझे। वेरी इंपॉर्टेंट। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, किसी परिपथ का प्रतिरोध के संयोजन का चित्र बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेणीक्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, उसके बाद में प्रतिरोध R1 R2 के श्रेणीक्रम में समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध सूत्र लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। R1 और R2 श्रेणीक्रम एवं समांतर क्रम संयोजन की तुल्य प्रतिरोध सूत्र लिखना बस केवल। ओम का नियम क्या है, इसके प्रायोगिक सत्यापन के परिपत्र का नामक चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम, ओम का नियम, चलो इसकी परिभाषा तो मैं बता देता हूँ आपको, कि यदि कोई भी चालक तार होता है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ताप, दाब, ठीक है, चलो दोबारा बताता हूँ आपको परिभाषा। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं यथा ताप, दाब, अगर ये नियत है मान लीजिए, ठीक है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान होता है वो उसके, यानी विद्युत परिपथ में चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभव जो होता है वो धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। अगला है, अवतलन से प्राप्त प्रतिबिंब किरण आरेख चित्र बनाइए, प्रतिबिंब की प्रकृति स्पष्ट करें। पहली स्थिति है फोकस पर स्थित हो, फोकस F व ध्रुव P के बीच स्थित हो। अगला है उत्तलन से प्राप्त प्रतिबिंब का किरण चित्र या किरण आरेख बोल दो, चाहे चित्र बोल दो, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति स्पष्ट करें जब बिंब टू F1 स्थित हो, फोकस F1 प्राकर्षक केंद्र के मध्य स्थित हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये टोटल हो गए हमारे 51 क्वेश्चन। कितने हो गए,
51 क्वेश्चन हो गए टोटली। तो आप इसका पेपर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर इस पेपर को आप वीडियो को रोक रोक के और सारे प्रश्न है वो लिख लेना, ठीक है ना। बहुत इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है। तो आप ये जो मेरे प्रश्न हैं जो मैंने बताए हैं, आप इसको इग्नोर मत करना, आप इनको ज़रूर पढ़ें।